नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीछा एक इस नए इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन वर्मा और जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी की हमारी 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 7th कंटिन्यू चल रही है। लेकिन आज एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम साइंस का। साइंस में एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा वेटेज रखता है बायोलॉजी, ये बॉटनी जो सब्जेक्ट है हमारा, जियोलॉजी, दोनों हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बॉटनी जियोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उसमें एक टॉपिक उठाते हैं हम श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। श्वसन तंत्र क्या है और क्या क्या काम करता है, क्या क्या मेन मुख्य बातें रहती हैं, हम बात करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हैं, हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो हम पता कर भी लेंगे कि क्या क्या है। जैसे कि श्वसन तंत्र, हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन सिस्टम। ये श्वसन तंत्र है, थोड़ा सा अपन इधर से देखते हैं कि जो श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र से किसकी क्या क्या होता है। देखिए, श्वसन तंत्र से सबसे पहले जो श्वसन है वो किसकी मौजूदगी में होगा, तो ऑक्सीकरण के मौजूदगी में होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि श्वसन तंत्र है, इसमें सबसे पहले ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ऑक्सीडाइजेशन है ना, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ये संपन्न होगी ये क्रिया। और साथ साथ इसमें एक चीज ये है कि इससे जब ये श्वसन जब होती है उस समय ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों ही हमें देखने को मिलती है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों देखने को मिलती है। और जो तीसरी थी हमारी वो थी अपचाई। ठीक है, अपचाई। अब मैं आपको बता दूं, अपचाई, अपचाई को हम इंग्लिश में कहेंगे एटाबॉलिक। ठीक है, इसमें हम हिंदी में लिख देते हैं कि किसी पदार्थ का तोड़ना, है ना, पदार्थ का तोड़ना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एटाबॉलिक। क्या कहेंगे हम इसे इंग्लिश में? एटाबॉलिक। तो ये रहेगा हमारा एटाबॉलिक। और जो किसी पदार्थ का तोड़ना तो एटाबॉलिक होगा, और किसी पदार्थ को जोड़ना क्या होता है? एनाबॉलिक होता है। तो ये हम इधर लिख देता हूं मैं कि किसी पदार्थ के यदि जोड़ना किसका, किसी पदार्थ को जोड़ना तो क्या होता है? हमारा एनाबॉलिक होता है। ये एटाबॉलिक है, ये क्या रहेगा हमारा? उपचय रहता है वो, इसी को बोलते हैं हम एनाबॉलिक। एनाबॉलिक हम इसमें बात करते हैं। अब उसके बाद हमारा हो गया। अब जो श्वसन तंत्र के यदि हम इसमें अंग की बात करें तो ये अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, हम इसे बात करते हैं स्तनधारी की। ठीक है साथियों, स्तनधारी। तो स्तनधारी में श्वसन अंग क्या रहते हैं? तो इसमें जो श्वसन अंग होते हैं वही होते हैं फेफड़े। फेफड़े। अच्छा, अब रही बात स्तनधारी। तो स्तनधारी के ऐसे जीव जिनमें स्तन पाए जाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी में मानव शरीर, मानव आता है, जानवर वगैरह आते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। ठीक है, जो दुग्ध पान कराते हैं वो स्तनधारी फेफड़े हो जाते हैं। इसके बाद कीट है, जो कीट किससे श्वसन करेंगे? तो कीट करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो कीट है वो कीट कैसे श्वसन करते हैं। तो वो जो कीट है, वो कीट कैसे श्वसन करेंगे? श्वसन नली से ये श्वसन करते हैं। इनमें फेफड़े नहीं होते, जो कीट होते हैं उनमें श्वसन करते हैं, जो ट्रेकिया बोलते हैं। इस श्वसन नली को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया के माध्यम से ये श्वसन करते हैं कीट जो भी होते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव जो जल में रहते हैं वो कैसे करते हैं? तो वो करते हैं गिल्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोम, हिंदी में बोलते हैं हम क्लोम। और एक और गलफड़े भी कहते हैं, जैसे मछली वगैरह हुआ, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स के थ्रू ये श्वसन करते हैं। कौन? जलीय जीव। अब जैसे इसमें मेंढक का देखते हैं, जो मेंढक है वो मेंढक का श्वसन करता है। मेंढक का श्वसन करता है। तो जो मेंढक है ना, भूमि में कैसे करेगा और भूमिगत, जैसे यदि वो स्थल पे है तो किस माध्यम में करेगा? यदि वो भूमिगत है, भूमिगत मतलब यदि वो जल में है तो काय के माध्यम से श्वसन करेगा। तो स्थल में तो वो करेगा क्या? मानव की तरह फेफड़ों से श्वसन करेगा। कौन? मेंढक। यदि स्थल पे यदि वो है तो काय से? फेफड़े से श्वसन करेगा। लेकिन यही जीव यदि कहाँ पहुंच जाता है? मेंढक जल में यदि पहुंच जाता है तो फिर वो काय से श्वसन करता है? तो वो श्वसन करता है काय से? त्वचा से श्वसन करेगा, यानी उसकी स्किन से
त्वचा के माध्यम से वो शोषण करता है, क्योंकि जल में आपको पता है कि जल में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन वो त्वचा से ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, तो ये हमने बात की श्वसन तंत्र की। स्तनधारी फेफड़ों से लेंगे, कीट है जिसमें सांस नली होती है, डायरेक्ट उसमें फेफड़ों से नहीं लेते हैं। और जलीय जीव है वो क्लोम, जिन्हें हम गलफड़े भी कहते हैं, वो गिल्स के माध्यम से वो क्या है श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना, और श्वसन के तरफ ऑक्सीकरण होना बहुत मौजूदगी है, और ऊर्जा तथा ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है, यानी और अपचय होता है यदि पदार्थ का इसमें तोड़ना होता है, इस श्वसन के माध्यम से हम इसमें ये बात हमारी हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि नेक्स्ट क्या चीज है। देखिए उसके बाद हम इसमें करते हैं कि जो इसमें एक ही टॉपिक आया था श्वसन तंत्र के अंदर, श्वासोश्वास, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं, श्वास है ना। इसको हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो साथियों जैसे कि आपने हम श्वासोच्छ्वास की बात करते हैं, ब्रीथिंग की, कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। श्वासोच्छ्वास कहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार हम लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है देखिए, जैसे कि इसमें अंदर जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अंदर हम उसे बोलते हैं निःश्वसन, इसे इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं किसे हम जो हम सांस को हम अंदर लेते हैं उसे निःश्वसन बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए जब हम सांस को लेते हैं तो उस समय नाइट्रोजन यानी N2 N2 नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन जो हम लेते हैं तो हम लेते हैं नाइट्रोजन कितनी 78% हम नाइट्रोजन को लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और साथ साथ जब नाइट्रोजन के साथ साथ कौन रहेगी, ऑक्सीजन भी रहेगी, तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो लेते हैं 21% हम अंदर सांस में लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% हम जैसा या हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं जब सांस लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन और इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। लेकिन जब हमने सांस लेने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें फिर कितनी रहेगी, जैसे नाइट्रोजन हमने यदि पूरी ली थी, सांस अंदर ली थी, तो नाइट्रोजन बेसिक वैसी उतनी वापस बाहर चली जाती है, N2 नाइट्रोजन 78%। बट उसी के साथ यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं O2%, मतलब O2, तो ऑक्सीजन उस समय हम क्या कहते लेने, जब ऑक्सीजन ली थी 21%, वो 4% हमारी बॉडी के अंदर वहीं पे आसपास बॉडी में रह जाती है, और 17% हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी मतलब बाहर निकाल लेती है, बाकी 4% वापस हमारे बॉडी के अंदर रख लेती है, यूज कर लेती है ब्लड में वापस सारे उसमें। और जो CO2 है, CO2 हमारे अंदर लिथियम 0.03%, और बाकी हम फिर ले लेते कितनी है ऑक्सीजन को, हम कितना ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 4% हम क्या है ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो ये बात थी श्वासोच्छ्वास की ब्रीथिंग की बात है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल आपके सामने हमने इस बात करी है, श्वसन क्या होगा कि श्वसन वह है कि जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा, और साथ साथ आपको इसमें देखने की मिलेगी ऊर्जा और उष्मा दोनों ही उत्पन्न होती है, क्योंकि और उसके साथ हम अपचय है यानी एनाबॉलिक है, एटाबॉलिक है, तो एटाबॉलिक पदार्थ का तोड़ना, ठीक है, ये दोनों चीज होती है रेस्पिरेशन में। और यदि किन किन अंगों से श्वसन होता है, तो स्तनधारी जो होते हैं उनमें श्वसन होता है किनके माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से, और साथ साथ जो कीट होते हैं उसमें श्वसनली होती है, जिसे ट्रेकिया कहते हैं हम, उसके माध्यम से वो क्या ट्रेकिया श्वास लेते हैं। और उसके बाद हमारा अगला क्या है, जलीय जीव है, जलीय जीव गिल्स के माध्यम से क्या है, गिल्स यानी गलफड़े, और एक और उनका शब्द होता है क्लोम के नाम से क्या है वो सांस लेते हैं। और साथ ही उसके बाद जो मेंढक है, मेंढक दो तरीके से सांस लेता है, यदि वो जल में है तो अब त्वचा के माध्यम से सांस लेगा, और यदि वो बाहर है, यदि भूमि स्थल पे है, तो वो फेफड़ों, मानव की तरह फेफड़ों से ही सांस लेता है। और ये श्वासोच्छ्वास आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ है। अंदर जो श्वासोच्छ्वास है, इच्छा के माध्यम से सांस लेता है, इसमें अंदर लेने में निःश्वसन होता है, इसमें नाइट्रोजन 78 और 21%, CO2 0.3, और जब बाहर जो श्वास है ये बाहर छोड़ता है तो उसे निःश्वसन बोलते हैं। निःश्वसन और निःश्वसन सिर्फ उसमें आह का एक अंतर होता है, उसे बाहर छोड़ना हो जाता है, ठीक है। तो साथियों नाइट्रोजन 78 जितनी ली थी उतनी छोड़ दी है, ऑक्सीजन 4% घट गई है, बॉडी अंदर उसने ब्लड में और बहुत सारे कामों में उसने ऑक्सीजन को ले लिया है, और साथ ही उसके बाद CO2 को हमने 4% ले लिया है। तो ये रही बात हमारे श्वासोच्छ्वास की। और इसमें फिर जो हमारा अगला रहता है कि सांस जब हम लेते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हम जब श्वास लेते हैं तो उस समय हमारी सांस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सांस लेना। तो सांस जब हम, यकीनन सभी को पता है, हम नाक से स्टार्ट करते हैं, तो नाक में से सबसे पहले किस उससे होगा स्टार्ट, सबसे पहले नासा छिद्र होते हैं, जो नाक में जो छिद्र दिए होते हैं उन्हें नासा छिद्र कहा जाता है।
तो इन नासा छिद्र की हम बात करते हैं कि इनसे कैसे पहले जाती, फिर क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। तो पहले जो प्रोसेस रहती है, जो पहला फैक्टर है उसका, वो फैक्टर क्या है, तो वो जो पहला फैक्टर है वो फैक्टर क्या है, नासा छिद्र का है। ठीक है, नासा क्षेत्र का पहला हमारा, देखिए तो जब हम बात करें तो इसमें जो पहला है वह पहला है हमारा नासा क्षेत्र, है ना। कि नास जो है कि जो हमारी जो श्वास, यदि हम जब श्वास के यदि हम अंदर से लेते हैं तो सबसे पहले इन छिद्रों से होकर गुजरती है। अब जैसे जैसे हम इन छिद्रों से होकर कुछ सांस गुजरती है, तो उसके बाद फिर हमारी जो हम बात करते हैं, सपोज कि हम ये किसी की एक नाक बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगी, सपोज मान लीजिए कि दिस इज अ नोज, मतलब ये एक नाक है और किसी की नाक है। जब इस नाक में से अंदर जब हवाएं जाती हैं, श्वास जाती, और जब हम लेते हैं एयर, तो उसमें सबसे पहले इन दो नासा छिद्र से होकर क्या है, जो एयर है वो आगे बढ़ती है। अब इस एयर के बाद जो एयर है उसके बाद फिर नाक के इस सिरे पर, यानी आधी नाक से थोड़ा सा ऊपर यदि हम जाएं हल्का सा, तो जहां पे इस टाइप से, जैसे इसे सेप्टम कहने के, ये सेप्टम होता है, जब दो किसी चीज को जब बांधते हैं उसे सेप्टम बोलते हैं, जो नाक के बीच के जो है थे। तो जब अभी जहां पे फिर इस टाइप से म्यूकस होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे म्यूकस होते हैं, ये म्यूकस, इस म्यूकस बहुत चिपचिपे पदार्थ होते हैं कि जैसे नासा क्षेत्र में आपको बाल देखने को मिलेंगे जो एक छलने का काम करते हैं, जैसे धूल के कण वगैरह जो भी हैं वो सीधे क्या है, सीधे आपके अंदर ना पहुंचे, इसके लिए क्या है, वो एक छलने का काम करते हैं। अब जब जैसे एयर आगे बढ़ती है तो उस टाइम पे आपको फिर म्यूकस देखने को मिलता है कि कोई यदि धूल के कण बड़े या फिर किसी कारणवश बाल यदि उन्हें ना रोक पाए, क्योंकि वो बाल एक जाली का काम करते हैं, यदि वो ना रोक पाए तो फिर म्यूकस उन्हें रोक लेता है, क्योंकि जो फेफड़ों को एक बहुत ही प्योर एयर हमें देनी है, तो उसके लिए जो म्यूकस होते हैं, तो इन म्यूकस को हम हिंदी में बोलते हैं नासा कपाट के नाम से जानते हैं, नासा कपाट। तो सेकंड वाला जो हमारा रहेगा स्टेप वो रहेगी नासा कपाट, उसे क्या बोलते हैं, नासा कपाट। अब इसे हम इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, से म्यूकस के नाम से जानते हैं। हम अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे ट्रेकिया के तक, हम पहले इससे बात करते थे अपर की, बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं ग्रसनी। फिर इसके बाद थर्ड जो हमारी स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, ग्रसनी। ग्रसनी को हम बोलते हैं फार्नेक्स, है ना। ठीक है, तो ये ग्रसनी, ये वाली जो फैक्टर, ये जो ग्रसनी होती है यहाँ पे ऊपर पाई जाती है, उस ग्रसनी तक हम पहुंचते हैं, वहां जब एयर पहुंचती है। अब उसके बाद नासा क्षेत्र हो गया, नासा कपाट हो गया, नासा कपाट में म्यूकस होता है जो चिपचिपा वाला पदार्थ होता है, हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं चिपचिपा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक चिपचिपा होता है जो सभी के नाकों में पाया जाता है। और उसके बाद एक ग्रसनी होती है फार्नेक्स, जो उसके बाद क्या है कि नासा कपाट यानी म्यूकस के बाद पाया जाता है। फिर और फिर उसके बाद आता है स्वरतंत्र, स्वरतंत्र जिसे हम लार्नेक्स भी बोलते हैं, और या तो मैं कह दूं कि फिर उसके बाद हम बात करें तो स्वरतंत्र कंठ भी बोल सकते हैं, लार्नेक्स, ये जो कंठ है वो यहाँ पे पाया जाता है, जो मेरी आवाज को डिसाइड करता है कि पवन सर की, पवन भैया की आवाज कैसी रहेगी। तो ये आवाज जो है कंठ के माध्यम से पहुंचती है। तो ये अगले जो स्टेप रहेगी वो रहेगी लार्नेक्स, जिसे हम बहुत अच्छे शब्दों में बोल देते हैं स्वरतंत्र। स्वरतंत्र को हम यहाँ पे लिख सकते हैं लार्नेक्स, लार्नेक्स कहते हैं, मतलब जहां तक हम बात कर लेते हैं। अब हमारी स्टेप शुरू होती है। अब नंबर 5, ये तो बाहरी बात हो गई कि बाहरी आवरण में जब फेफड़े स्वर का कहाँ से मेन योगदान होता है, तो हम यहाँ देखते हैं। तो जो मेन योगदान है हमारा होगा यहाँ से, ट्रेकिया से स्टार्ट होता है कि क्या क्या, देखिए श्वास नली होती है, ये हमारी श्वास नली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, ट्रेकिया। उसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ट्रेकिया मतलब श्वास नली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पहुंच गए श्वास नली की ओर। डायग्राम में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हम जैसे थोड़ा सा इस टाइप से रहता है
कंठ है, या कंठ के बाद हम जो रहती है श्वास नली तक हम पहुंच जाते हैं। अब सोच रहे हैं इतना सा पोर्शन दिख रहा है कि ये, अब उसके बाद इसमें क्या क्या, तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्वर तंत्र, और मैं कह दूं कि स्वर तंत्र, और उसके बाद क्या, नासा कपाट के बीच का जो मध्य भाग क्या कहलाता है, वो फार्नस ग्रसनी कहलाता है। यहाँ से अंदर जो कहता है वो ग्रसनी होता है, स्वरतंत्र होगा, फिर क्या श्वास ट्रेकिया तक हम पहुंचेंगे। अब ट्रेकिया के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलती है क्या, ब्रंकाई, है ना, ब्रंकाई देखने को मिलती है, ब्रंकाई। तो ब्रंकाई को हिंदी में भी ब्रंकाई बोलते हैं, ब्रंकाई। अब ये जो ब्रंकाई है, ये जो दो फेफड़े होते हैं, इन दो फेफड़ों को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए एक चीज और है, जो मैंने रिंग टाइप मैंने बनाया है, ये एक हड्डी न होके एक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वो होती है, जो किसी प्रकार का मतलब एक कठोर नहीं होती है, हड्डी की तरह बहुत लचीली होती है, इसलिए रिंग टाइप ऐसा बना देगा। और ये रिंग टाइप होती है, ये भी एयर फिल्टर करने का ही काम करती है। ये ऐसी टाइप से रिंग टाइप होती है, जो एयर है कोई ऐसे फिल्टर होती हुई आती है। और देखिए इसका जो रिंग है, रिंग वास्तव में बॉडी में क्यों हुआ, इसका एक विशेष कारण ये है कि आपको जैसे यहाँ रिंग देखने को मिलती होगी, तो इसमें यह है कि अब जैसे हम सांस लेते हैं बहुत स्पीड, जैसे हम रनिंग करते हैं या फिर हम कभी कभी बहुत तेज सांस लेते हैं, तो ऐसे नहीं है तो फटाक सांस लो सीधे अंदर चली गई और फेफड़े मतलब वर्क ही नहीं कर पा रहे, फेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। ये रिंग क्या करते हैं कि जो श्वास जो हमने ली है उसे रिंग में, यानी जब तक वो रिंग से होती होती जाएगी तो वो क्या है, उसका बैलेंस बना कर रखती है ये। और यहाँ पे बहुत मुलायम सी भी होती है, आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह में आपने को देखने को मिल जाएगा ये चित्र। मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा आपको समझाने की, लेकिन इस टाइप से यदि वो रहती है। और फिर ब्रंकाई की बात है, उसके ब्रंकाई में तो बहुत सारी शाखाएं रहती है। देखिए ये बात कर ले, इस जो एक इसे मान लीजिए पेड़ का तना मान लीजिए, तने की इसकी बहुत सारी शाखाएं ब्रांचेस, तो जैसे ब्रंकाई है तो ब्रंकाई की होता है ब्रंकुलस होते हैं, क्या होती है, ब्रंकुलस, ब्रंकुलस नाम इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्द हैं, क्योंकि इसे भी हम हिंदी में भी ब्रंकुलस बोलते हैं, ब्रंकुलस। ये लीजिए हमने लिख दिया। देखिए ये जो काम करती हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं, हम इसके बारे में फिर अभी विस्तार से बात करेंगे क्या क्या होती है। देखिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पहुंचे ग्रसनी हो गया, ग्रसनी के बाद यहाँ पे स्वरतंत्र की बात करेंगे, स्वरतंत्र के बाद हम ट्रेकिया ने श्वास नली की बात करेंगे, फिर ब्रंकाइस, ये दो शाखा ये जो बढ़ जाती है, फिर इसके बाद इनके इसकी मान लीजिए दोनों तरफ शाखाएं होती हैं, इसकी जैसे ब्रोंकुलाइस बोलते हैं। फिर ब्रोंकुलाइस के बाद जो मेन काम होता है वो उसके बाद क्या होता है, एल्वेलियो का होता है। क्या क्या होता है, एल्वेलियो है ना, एल्वेलियो। तो अगला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा एल्वेलियो का होता है। एल्वेलियो को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं वायु कपाट, वायु कपाट। मतलब ये कहूं कि जो लास्ट प्रोसेस है श्वसन की, मतलब जो एयर की जो लास्ट प्रोसेस है वो यहीं तक है, उसके आगे ब्लड है ना, तो ब्लड के बाद वो सेल्स में जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देता हूं, मैं 9 नंबर करके ब्लड कर देता हूं, और ब्लड के बाद जो 10th हम क्या बोल देंगे, सेल्स। और सेल्स से होते हुए जो है एनर्जी कहाँ जाएगी, मतलब जो एयर है वो कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया होगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, है ना, क्या बनेगा यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, फिर ग्लूकोज दिख पा रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, हम आगे लिख देंगे, है ना। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर CO2 बाहर निकल के आती है, फिर CO2 फिर यहाँ प्रोसेस पहुंचेगी एलेवेलियो, एलेवेलियो से होते हुए और प्रोसेस कहाँ पहुंच जाएगी हमारी, CO2 में बन जाती है, CO2 से हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी क्या रहती है, प्रोसेस रहती है। देखिए श्वसन, देखिए ज्यादा डीप से थोड़ा सा इसलिए नहीं पढ़ना, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन PSC में नहीं बनते हैं, और ये ज्यादा बड़ा तो ट्रिपिकली कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि इसे समझना बहुत मुश्किल है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको समझना, वैसे समझ में आ रहा है, कुछ नाम वाम से आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो ये रहता है। तो कहाँ पहुंच गए, हाँ ब्रोंकुलाइज हो गई थी, ब्रोंकुलाइज होता है एल्वेलियो, एल्वेलियो में होता है वायु कपाट, ये लास्ट होते हैं, यही से मेन हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त करता है लास्ट स्टेज में। और हीमोग्लोबिन के बाद फिर क्या होता है, तो कोशिकाओं में पहुंचते ही वो O2, और O2 फिर कहाँ पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया से हमें फिर एनर्जी मिलती है, फिर उस एनर्जी के बाद हमें वो फिर एनर्जी हमें मिल गई, और उसके बाद फिर क्या होगी, वो जो CO2 में चेंज हो जाती है, CO2 से फिर एलोवेलियो से लेती है, फिर होते हुए हमारे फिर
कहाँ चली जाती है, O2 को हम CO2 को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ली थी कितनी परसेंट हमने कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 और छोड़ेंगे कितनी 4%। ठीक है, तो ये हो गया। तो और हाँ, अब ये डायफ्राम की हम बात कर ले कैसे होती है। देखिए, जैसे हम श्वास लेते हैं, तो जब हम श्वास ले लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है कि ये जो है ना, ये नीचे चला जाता है। ये जब इसे होता है तो ये भी क्या, डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो ये स्थिति बनती है जब फेफड़े क्या होते हैं, जब इसको लेते हैं डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब सुकड़ते हैं डायफ्राम क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और वही बात कि जैसे कि पुरुषों में तो ये समस्या नहीं होती, जैसे महिलाएं होती, महिलाएं गर्भवती महिलाएं होती हैं, यदि नीचे यदि भ्रूण यदि है, गर्भाशय में यदि भ्रूण है, तो डायफ्राम क्या उस समय वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि डायफ्राम क्या फेफड़ों के नीचे दबा होता है, इनके डायफ्राम फेफड़ों के नीचे होता है। तो उस स्थिति में गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के पास जो डायफ्राम होता है पूरी तरीके से ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय प्रेशर नहीं बन पाता उसका। देखिए, डायफ्राम का मुख्य कारण क्या है, परासरण विसरण हमने क्रिया समझ ली है कि जैसे बाहर क्या रहता है, दाब अधिक है। आपने एक बात पढ़ी है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो एयर है वो फ्लो करती है। ठीक है, ये कहानी हुई। तो बाहर बहुत अधिक दाब है और इधर कैसा है, अंदर निम्न दाब होगा। कैसे, तो डायफ्राम से अंदर चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा, प्रेशर कम लो हो जाएगा। फिर उस स्थिति में क्या होगा कि जब कम, तो ये क्या, इसी कारण तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं कि जब जैसे ये कम होता है, ये नीचे आता है, तो ऑक्सीजन बिल्कुल तरह से हम अंदर ले पाते हैं उस चीज को। अब बाहर छोड़ते कैसे कि जब हम प्रेशर, जब यहाँ से डायफ्राम फिर ऊपर जाएगा, फिर तरीके से खोलेंगे तो हम कहाँ CO2 को फिर ऊपर पहुंचा देते हैं। ये प्रोसेस होती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वाली, यहाँ पे कहानी वो रहती है ना। तो ये चीज हमने डायफ्राम के बारे में समझा, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी मेन बात कर ले, क्या क्या मेन बातें रहती हैं। तो अब हम एक चीज देख लेते हैं। देखिए, तो अब मैं यहीं पे आपको कहीं पे समझा देता हूँ। यही मिटा देते हैं नोट्स, किसी की नोट्स को मिटा के हम यहाँ पे काम चला लेंगे, है ना। तो एलिजिलोटिस होता है एक, हाँ। अब जैसे हम बात करते हैं कि जब कभी कभी हिचकियाँ आती हैं, या कभी हम कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, वो किस कारण से होता है, याद कोई नहीं कर रहा, वो एक बॉडी का ही वर्क है कि जब हिचकी होती है तो कैसे हिचकी आती है। तो हिचकी आने का विशेष कारण क्या होता है कि जब हम, जहाँ से हम बात करते हैं, इस टाइप से हमारे दो पाइप यहाँ से होते हैं। इनमें से एक पाइप श्वास नली होती है, और दूसरा क्या होता है कि जो है हमारा स्टोमक यानी पेट में क्या है, वो नली पहुंच जाती है ना। हाँ, तो हमने बात करी थी। देखिए, एक ये हमने पाइप लिया है जो हमारे भोजन के लिए अलग होता है, और वायु के लिए, हमारी एयर के लिए क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम इसको समझते हैं, देखिए एक लिया हमने, ये दो ब्रांचेस में हो जाता है, बढ़ जाता है कि ये पाइप। तो अब देखिए, जो एयर है ना, ये इस पाइप से फ्लो होगी, और ये फूड होगा वो किससे होगा, इस वाले पाइप से फ्लो होगा, जो दो भागों में वो हो जाती है। देखिए, अब ये पाइप एक है और दो काम कैसे करता है, क्योंकि इधर तो फूड है हमारा, इधर क्या हमारा एयर है, दोनों काम कैसे होते। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उस स्थिति में जब हमारा भोजन होता हुआ कहाँ से, ग्रसनी से होता हुआ, स्वतंत्र से होता हुआ जब हम पहुंचता है उस श्वसन नली में पहुंचता है, तो उस टाइम पे जैसे हमारा भोजन यहाँ पे पहुंचता है, तो ये वाला कपाट क्या है, बंद हो जाता है, और ये वाला जो फूड है सीधा इधर निकल जाता है। फिर फूड निकल गया, वो टोटल ओपन हो जाता है। हम फिर क्या लेते हैं, सांस ले लेते हैं, सांस छोड़, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते ऑक्सीजन लेते हैं। तो वाली चीज यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि वॉल का काम करता है ना, मतलब वाल ढक्कन का काम करता है एक तरीके से, कि जब भोजन आया तुरंत बंद हो गया, है ना, भोजन निकल गया, फिर जैसे हम सांस लेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, भोजन पहले नीचे जा चुका है। ऐसी स्थिति। अब हुआ क्या कि कभी कभी हम कह सकते हैं कि भोजन खाते समय हमें एक तरह से ठसका लग जाता है, हम खांसने लगते हैं। तो वो क्यों होता है, तो उसका विशेष कारण ये है कि जब हम कोई से जब खाना खाते टाइम कोई सी बात सोचते हैं, तो देखिए, इसका पूरा जो सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने का वो कौन करता है, हमारा मस्तिष्क, माइंड करता है, ब्रेन करता है कि कब ओपन होना, कब क्लोज होना, कब सांस लेना है। तो उस स्थिति में होता क्या है
कि जैसे माइंड को हम यदि किसी अदर चीज में हम उलझा के रखते हैं और यदि हम किसी उसमें अदर बातों में हम बिजी रखते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि हम बात किसी बारे में सोचते हैं, वो खाना खाते हैं, तो ब्रेन को पता ही नहीं होता कि ढक्कन जो है जिसे बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस होता है, उसे कब ओपन करना कब क्लोज करना। उसी स्थिति में होता क्या है कि जो भोजन है उधर एयर वाले पाइप में चला जाता है। अब एयर वाले पाइप में चला जाता है भोजन, अब क्या है उसमें एयर ही जा सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता है, ये उसका मेन रीजन है। तो उस स्थिति में होगा क्या कि उस भोजन को निकालने के लिए, क्योंकि भोजन बहुत छोटे टुकड़ों में होता है, क्योंकि हमारे मुंह से सलाइवरी से वगैरह होते हुए पाइप वगैरह होते हुए भोजन यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अब वो जो छोटे टुकड़ों में होता है, तो कुछ पूरा भोजन का एक जो रहता है एक बॉल टाइप, हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत बॉल टाइप बना रहता है उस टाइम पे, है ना। तो वो पहले सीधा वहां पे नहीं पहुंचेगा, छोटे छोटे कुछ टुकड़े पहुंचेंगे जो सीधे इस पाइप में पहुंच जाते हैं। तो इस पाइप को निकालने के लिए हम अंदर से खांसी होती है, पंप करता है, पंप करते जो हार्ट जो फेफड़े हैं वो फेफड़े पंप करते हैं इस चीज को बाहर निकालने के लिए। और जब तक नहीं निकलते, जब तक क्या ये बाहर करते रहते हैं, निकल जाता है तो अब हम क्या करते हैं, ठस लेने के बाद हम पानी पीते हैं। तो जैसे ये भोजन यहाँ पे बाहर आया, बाहर आता है और पानी के बहा के उसे ले जाता है, तो फिर वो स्थिति क्या है, बिल्कुल पाइप खाली हो जाता है। जो कुछ भोजन के जो टुकड़े थे, फूड्स के जो पार्टिकल्स थे, वो इसके अंदर तब तक इंक्लूड थे, जब तो उसे बाहर निकाल रहे धक्के मार के वो निकल गए, पानी पी लिया, सीधे पेट में चले जाएंगे। और यहाँ से ढक्कन का जो वॉल का काम करेगा एपिग्लोटिस, वो यहाँ पे ढक्कन का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई थी कहाँ की, यहाँ तक। यही काम रहता है कि ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो उस समय ओपन हो जाता है, एयर चली जाती है, पास हो जाती है। भोजन खाते हैं उस स्थिति में मेंटेनेंस का काम ब्रेन करता है, कब ओपन करना कब क्लोज करना है। ठग कब लगेगा, जब हम ब्रेन के कंट्रोल में होता है एपिग्लोटिक्स, और इस समय ये होता है क्या कि ब्रेन को हम बिजी रखते हैं, तो ये ढक्कन बंद स्थिति में क्या असंतुलित हो जाता है, भोजन अंदर चला जाता है, तो ये निकालने का काम क्या करता है, फिर फेफड़े करते हैं जो लगाते रहते हैं, बार बार ठसका देते हैं अंदर से। ठीक है, तो ये अपने ये हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा हो गया, एपिग्लोटिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, एक प्रकार का ढक्कन है जो इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई थी कि अपने एपिग्लोटिक्स के। अब देखिए, तो देखिए एक बार में हम जब हम सांस लेते हैं तो हम कितने सांस लेते हैं, तो एक बार में हम सांस लेते हैं 500 ml हम सांस लेते हैं, आधा लीटर जिसे अपन बोलते हैं, तो वो कितनी होगी, जिसे हम टिटल वॉल्यूम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टिटल वॉल्यूम। लेकिन हम एक बार पूरी प्रक्रिया में टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल पूरी टोटल काउंट करके कितनी हम कैपेसिटी ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं टोटल कितनी, टोटल लंग्स कैपेसिटी है एक बार में, अधिकतम पूरे बॉडी की सांस लेने फेफड़ों को जो लेने की क्षमता कैपेसिटी है, उसकी पूरी क्षमता है वो पूरी कितनी है, 6000 हम ml सांस ले सकते हैं। अब देखिए, हो गई बात हमारी। अब देखिए, जैसे हमारी एयर है O2 है, ठीक है, हमारी देखिए ब्लड में क्या होता है कि जो ब्लड है, हम यहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन का क्या काम रहता है कि जो रक्त होता है वह रक्त क्या दिखा देता है, लाल दिखाई देता है। और रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से जब ये कहा जाए एल्यूविलर से कहानी होती है, एल्यूविलर के बाद जब हीमोग्लोबिन इस O2 के संपर्क में आता है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जब O2 कहाँ जाती है, एल्यूविलियर से O2 ऑक्सीजन मिलेगी, फिर ये हीमोग्लोबिन के थ्रू होते हुए ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ O2 के साथ कब पहुंचेगी, माइटोकॉन्ड्रियम पहुंचेगी। माइट्रो एम के लिख देता हूँ ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचने के बाद ये क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। क्या का निर्माण करती है, ग्लूकोज। अब आपको ग्लूकोज का तो पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, C6H12 हो सकता है, तो है ना, ये ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज बनाती है। अब ये ग्लूकोज इसने बना दिया, अब ग्लूकोज बनाने के बाद हमें क्या बन जाएगा, हमें और एनर्जी मिल जाएगी पूरी ग्लूकोज बनने के बाद। ठीक है, अब एनर्जी वगैरह सब हमें मिल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं आगे स्थिति में कि हमने ग्लूकोज बन गया। अब फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से ये क्या क्या बना देती है, ग्लूकोज में हम इसमें कह सकते हैं एनर्जी हो जाएगा, एक उत्पाद कह दो, ऊष्मा कह दो, कुछ भी हम इसमें। अभी ग्लूकोज, फिर इस ग्लूकोज के बाद, है ना, फिर इस ग्लूकोज के बाद फिर जो होगा क्या कि फिर ग्लूकोज से क्या बनेगा, CO2। अब वो C3 पायरुलेट वगैरह, वो पायरो क्या था, वो अपना एक पायरो, रुको मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था उसमें। उसमें था अपना पायरुवेट एक होता है, ठीक है। ये CO2 से फिर कहाँ पहुंचेगी ये, एल्विलियो से फिर ब्रोंकाइल्स मतलब ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया होते हैं, फिर बाहर निकलेगी। ये कहानी अपनी होती है, अनुलोम विलोम, सांस लो सांस छोड़ो। एक युवा मूवी थी, उसमें ये कहानी यही बनती थी कि जब आपको बहुत अधिकतम गुस्सा आता है तो आप एक काम कर लीजिएगा, वो एक काम क्या कर लीजिएगा
कि जब आप बहुत भयंकर गुस्सा आता है उस स्थिति में सांस लो, सांस छोड़ो, तो उससे क्या माइंड आराम से, आपको माइंड को ऑक्सीजन मिलेगी, धीरे धीरे वो क्रोध है कंट्रोल, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और आराम से, क्योंकि उससे हर एक सेल्स आपके काम करने लगती है। ठीक है। अच्छा ये पूछोगे ये प्लूरा मेम्ब्रेन क्या है, ये भैया मैंने सिर्फ इससे ब्लू ब्लू से बनाई है, बल्कि पूरी मेम्ब्रेन ही होती है ना जो फेफड़ों पाई जाती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, इससे एनर्जी उत्पन्न बनती है, एल्यूमिनियम पहुंच जाती है। ठीक है, अब एक किसी बच्चों के अंदर ये हो रहा है कि नहीं, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीकरण, एक अनाक्सीकरण भी होता है, तो हम अनाक्सीकरण का भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या रहती है कहानी। ये देखो ऑक्सीकरण तो हमारे अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हम कीट वगैरह की बात कर लेते हैं, जैसे एक प्रकार का हम यीस्ट ले लेते हैं कि यीस्ट के बारे में क्या कहानी बनती है ना। तो यीस्ट की हम बात कर लेते हैं कि यीस्ट यदि होता है ना, उसे अनेरेबिक बोलते हैं, अनेरेबिक। ये देखिए ये यीस्ट है, यीस्ट और बैक्टीरिया कुछ भी, अरे बैक्टीरिया होगा और क्या होगा, यीस्ट। अब यीस्ट में क्या होता है कि ये भैया ऑक्सीकरण नहीं करता, ये करता है अनाक्सीकरण, है ना। क्या करता है ये, अरे यार शिट, अनाक्सीकरण क्या करता है, ये अनाक्सीकरण करता है, अनाक्सीकरण होता है इसके अंदर, इसे हम अनेरेबिक बोलते हैं, अनेरेबिक। जो सांस लेते हैं ऑक्सीडेशन एरेबिक हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन O2 तो है ही नहीं, है ना, तो ये उत्पाद, ठीक है, उत्पाद बनेगा। ठीक है, उत्पाद में हम एक तो इसमें हाँ ऊर्जा यानी एनर्जी प्लस एथेनॉल, चलो बनेगा एनर्जी और एथेनॉल बनेगा। ठीक है, C2H5 और OH, एथेनॉल, और ये रहेगी हमारी क्या, एनर्जी रहेगी। ठीक है, दिख पा रहा है आपको, तो ये कहानी बनती। देखिए अब ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब एथेनॉल बनाई जाती है, एथेनॉल बनाई जाती है यानी अल्कोहल कहते हैं हम इसे, और हिंदी भाषा में उसे हम शराब कहते हैं। कैसे पाया, देखिए मवा और बहुत सारे उत्पादों को मिलाकर हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स में बंद करते हैं, उसमें यीस्ट डाल दिया जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें जो पात्र होता है उसको इस तरह पैक किया जाता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंचे ना, मतलब अनाक्सी हो जाएगा, क्योंकि यीस्ट को क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये अनाक्सी मतलब एनेरोबिक होते हैं। फिर से क्या बनता है, उत्पाद, जिस उत्पाद में मेथनॉल कहते हैं, मतलब ऊर्जा भी मिलता है, एनर्जी बनती है। ठीक है, ये बात रहती है हमारी काय की, अनाक्सी श्वसन की। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जो C3 होता है ना, ये पायरुवेट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, C3 पायरुवेट ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचता है। अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर की भी हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या क्या कहानी रहती है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कि जो माउंटेनर जो होते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, समुद्र में कहते हैं, पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उनमें कौन कौन सी गैस होती है। देखिए यदि कोई पर्वत पे जा रहे हैं, माउंटेन पे यदि जा रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन लेके जाएंगे और साथ साथ नाइट्रोजन लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि एकदम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाते हैं, ज्यादा भी बात नहीं। वो एक बात याद आ गई थी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, बता ही देता हूँ कि क्या है कहानी। खैर ठीक है, देखो नहीं, O2 प्लस N2 हम पर्वत पे जाते हैं जब O2 N2 लेके जाते हैं, और जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो उस स्थिति में भी हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही लेके जाते हैं। लेकिन जब हम गहरे समुद्र में जाते हैं तो हम उसे हीलियम लेके जाते हैं, क्योंकि हीलियम हल्की गैस भी है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाते हैं, और 250 से मतलब ये मानते कि 300 फीट के समथिंग, 300 फीट से नीचे जाते हैं तो हमें फिर हीलियम गैस ले जानी पड़ती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये है आज क्लासेस का। ठीक है, तो ये लेके जाते हैं। तो आज आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगी ये क्लासेस, और यदि आपको कोई सा डाउट होता है तो आप कमेंट में बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कहीं जवाब दिया जाएगा। आशा है कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच। और आशा है कि आप पढ़ते ही खुशहाल रहिए, टेंशन की बात नहीं है। 21 मई को पेपर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो निश्चित रूप से अपने टेंशनों को भुलाकर आराम से पढ़िए, और धीरे धीरे टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच,
थैंक यू, बाय, सी यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।